हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड की सेमेस्टर या ईयरली क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। आज की जो क्लास है ये क्लास सेकंड है। और आप सभी लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग सबसे पहले साइकोलॉजी के पेपर को पढ़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का जो पेपर है वो सारी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर या ईयरली सिलेबस में कॉमन है। ये मैं आप लोगों को बता चुका था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। उसमें बेसिक जाना था कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, वो शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, साथ ही साथ उनके अर्थ में कैसे बदलाव और परिवर्तन हुए हैं, जो कि आत्मा का विज्ञान से होकर व्यवहार के विज्ञान तक में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे हुए, ये सारी चीज़ों पे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने ब्रांचेस देख ली थी कि कितनी शाखाएं हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखा था। उसकी आप कह सकते हो कि उसके अर्थ, परिभाषा और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और मनोवैज्ञानिकों के नाम से संबंधित कुछ फैक्ट को देखा था। अगर आप में से जिस स्टूडेंट ने उस क्लास को नहीं देखा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप लोग एक बार देख लें, जिससे कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है और क्या है उसके बेसिक, जो कि मैं हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी जब हम लोग पिछली क्लास पढ़ रहे थे तो आप लोगों के भी मन में रहा होगा कि सर आखिरकार इस क्लास में पढ़ना क्या है और इस पेपर में क्या पढ़ना है। तो इस पेपर में जो पढ़ना है वो इस क्लास में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट वन आप देख सकते हैं कि देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप सभी लोगों को मैंने पिछली क्लास में तो ये बता ही दिया था कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, खासकर जो भी एक टीचर को जाननी चाहिए पढ़ाने के लिए या पढ़ाने से पहले जो मूलभूत चीज़ें जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पूरे सब्जेक्ट कह लीजिए या इस पूरे पेपर में उनको पढ़ना होगा। सबसे पहले वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसको अनुवांशिकता एंड पर्यावरण या वातावरण भी कहते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, ये देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप लोग अगर अपने सिलेबस से मैच कराएंगे तो जरूर इसमें से 80% टॉपिक आपके सिलेबस से मैच होंगे। तो इसलिए ये जान लेंगे एक बार तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो जो टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये आगे चल के एक चैप्टर के रूप में आएगा, पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक ट्रेलर है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी या पढ़ना होगा। जैसा सबसे पहले जैसे हमने बात किया वंशानुक्रम एवं वातावरण, इसमें हमें ये जानना होगा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के वंशानुक्रम, उसकी आनुवांशिकता और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? इस अध्ययन से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि उस पर वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ा है या वातावरण का। हमारे अपब्रिंगिंग में, पालन पोषण में, या तो वातावरण में समाज आ जाता है, समाज परिवार का प्रभाव पड़ता है, या आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, जेनेटिक्स जिसको आप कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों में रहा है वो गुण हमारे अंदर भी रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। बाद में इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। पहले हम लोग इस एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये जानते हैं कि कौन कौन से गुण हैं, उसके बाद अगर कोई दुर्गुण है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उसको सुधारने का प्रयास भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू ही किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है विकास की अवस्थाएं, इसको मानव विकास भी आप कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत हमें यह पढ़ना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को कि अवस्थाओं को भी कई तरीके से डिवाइड किया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको 5 भाग में, 7 भाग में, 10 भाग में, लेकिन मुख्यतः 3 स्टेजेस हैं, जिसमें पहला है शैशवावस्था, शैशवा इन्फेंसी एज, बाल्यावस्था। क्लासेज जो होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, तो थोड़ा सा जो लोग इन इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ओनली इन इंग्लिश, थोड़ा सा उनको मैनेज करना पड़ेगा। बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज, इसके बाद एडोलेसेंस किशोरावस्था की विशेषताओं को जानना होगा, फिर उन पे इस दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक आदि परिवर्तनों के अनुरूप जो प्रदान किए जाने वाली शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग जब आप विषय वस्तु की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, विकास की अवस्थाएं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही बाल विकास है। बाल विकास जो होता है इसी का नाम है। और बाल विकास में मुख्यतः हम लोग यही पढ़ते हैं, बालक के विकास की अवस्थाओं को पढ़ते हैं, उन अवस्थाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रमुख अवस्थाओं के नाम यहाँ पे बता दिए।
उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाम से ही लग रहा होगा कि संसार में या विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोगों में सिमिलरिटीज के साथ साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो 100% सिमिलर हो। उनमें कुछ ना कुछ उन लोगों के, दो लोगों के मध्य में अगर पर्सन ए है और बी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ए और बी बराबर हैं। बराबर किसी एक पॉइंट पे हो सकते हैं, उनकी लंबाई, वेट, ऐसे चीजें हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से बराबर नहीं हो सकते हैं। उन चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। संसार में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि उसको दूसरों से अलग करती है। व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बालकों में पाई जाने वाली इस भिन्नता का शिक्षा में बहुत महत्व है। एक शिक्षक बनने से पहले आपको ये जानना होगा कि अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो वो 40 स्टूडेंट अलग अलग मेंटल लेवल, अलग अलग फिजिकल लेवल, अलग अलग चीज़ों से, और सबके अलग अलग बैकग्राउंड होंगे। कोई अच्छे घर से होगा, मतलब अच्छे घर का मतलब है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, और कोई इकोनॉमिकली वीक होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक शिक्षक को पढ़ाना होता है। वो ये सोच के नहीं पढ़ाता है कि नहीं सभी लोग सारी चीज़ें जानते हैं। इसका मतलब है उसको जब वो कोई एग्जाम्पल देगा तो सभी लोगों से रिलेट होने वाला एग्जाम्पल देगा। वो कार का एग्जाम्पल नहीं देगा, वो साइकिल का देगा, वो छोटी चीज़ों का देगा कि जो सबके यहाँ हो, अवेलेबल हो। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और वो ये सोच के नहीं पढ़ाएगा कि सारे बच्चे इस चीज़ को समझ गए होंगे। कुछ बच्चे कम समझते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा समझते हैं। कुछ बच्चों को समझाने के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल का प्रयोग करना पड़ता है, किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस थर्ड पॉइंट में पढ़ना होता है। जो चौथा है ये बीएड की बैकबोन है, जैसा मैं आप लोगों को पहले ही बताया, जिसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं या अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। अभी तक आप लोगों को लर्निंग जब हम नाम लेते हैं तो आप पढ़ना या सीखना शब्द प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सीखने के साथ साथ एक शब्द को यहाँ पे अभी ध्यान रखना है। फ्यूचर जितनी भी क्लासेस हम लोग करेंगे उसमें अधिगम शब्द आएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ये आप कह सकते हैं कि बीएड में एक ऐसा वर्ड है, ये हर जगह आएगा। तो अभी इस वर्ड को आप सभी लोग याद रखेंगे। लर्निंग को हम लोग सीखना न कहकर अधिगम कहेंगे। और एक चीज आपको और बता दें, आगे तो अभी हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ टीचिंग कभी भी एक, आप कह सकते हैं अगर हम वर्ड कह देते हैं टीचिंग, तो वो कंप्लीट नहीं कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के टर्म में, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ लर्निंग होनी चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप नहीं पढ़ेंगे तो टीचिंग कंप्लीट नहीं होगी। उसके लिए टीचिंग के साथ साथ लर्निंग भी होनी चाहिए। इसलिए जहाँ भी इस वर्ड का यूज होगा टीचिंग लर्निंग कहा जाएगा या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा जाएगा। इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है। जो लर्निंग कंसेप्ट है इसी को तो हमें सीखना है, लर्निंग थ्योरी सीखनी है, और लर्निंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, किस तरीके से लर्निंग को प्रभावी कर सकते हैं, इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे यहाँ देखिए इसके अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग की थ्योरीज, अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो फैक्टर मैंने आपको बताया जो अफेक्ट डालते हैं लर्निंग पे, अधिगम संक्रमण, कैसे ट्रांजैक्शन होता है लर्निंग का, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी लोगों के पेपर में ये नाम है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग। और जो साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है वो इसी के अंतर्गत था, विकास की अवस्थाएं। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। पांचवा जो है वो मनोशारीरिक तत्व है। नाम से ही लग रहा होगा, मन और शरीर को मिलाकर ये शब्द बना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोफिजिकल फैक्टर। साइकोफिजिकल फैक्टर क्या है? मानसिक और शारीरिक तत्वों का बालक की शिक्षा पर पड़ते प्रभाव का अध्ययन भी शैक्षिक मनोविज्ञान अध्ययन विषय है, इसके अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बालक की जो आवश्यकताएं हैं, कैसी आवश्यकताएं, जैसे प्रेरणा, थकान, रुचि, अभिरुचि, इच्छा न होना, ये सारी चीजें जो है ये मानसिक स्थिति भी है, और इस मानसिक स्थिति से उसके शारीरिक रूप से शारीरिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है। उन सारी चीजों को भी हम आप शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं टॉपिक है। उसके बाद जो अगला है वो है मानसिक स्वास्थ्य, जो कि आज के समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का होना अधिक आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है।
हम ये भी पढ़ेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है, एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जब वो अपनी कक्षा में पढ़ा रहा हो बच्चों को, जिससे शिक्षकों और छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहे। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि पढ़ाते समय बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी उत्तम रहे, मतलब हम कोई ऐसी चीज न कराएं, ऐसी चीज न बताएं जिससे कि उनके ऊपर मानसिक नकारात्मक प्रभाव पड़े। मानसिक रोगों, तनावों, संघर्षों और कुंठाओं से दूर रहें। ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे मोटिवेशन भी हमें बीच बीच में देना होगा कि उनको ये ना लगे कि ये सिर्फ एग्जाम के लिए चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें उनको नॉलेज का यूज़ भी बताना होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो सातवां है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, मापन और मूल्यांकन। ये दो अलग अलग टर्म है जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट और इवेल्युएशन कहते हैं। इवेल्युएशन में ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, गुण भी आ जाते हैं, संख्यात्मक चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मेजरमेंट में सिर्फ संख्यात्मक आती हैं। जैसे आप कहते हैं कि लंबाई का मेजरमेंट हो, तो मेजरमेंट का मतलब मापना सिर्फ संख्या में, उसमें गुण का मापन नहीं होता है, और गुणों का मापन किस में होता है? इवेल्युएशन में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है मापन और मूल्यांकन। इसमें एक और शब्द आता है आंकलन, जिसको असेसमेंट कहते हैं, उसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा एक चैप्टर है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत परिवर्तनों, शैक्षिक उपलब्धियों और मानसिक योग्यताओं में मापन और मूल्यांकन के प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों का अध्ययन किया जाता है कि बच्चों के, अब जैसे टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनके अभी तक जो ग्रोथ है उसको देखा जा सके कि बच्चे कहाँ तक सीखे हैं। इसी तरीके से बुद्धि परीक्षण होता है, आईक्यू आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, प्रवीणता होगा, प्रवणता परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण कि बच्चे कितना सीख सकते हैं। जैसे आप उनको 5-6 चीजें देंगे, फिर उसमें कहेंगे कि आप लोग इन चीजों से मिलाकर कुछ बनाइए, इससे पता चलेगा। जैसे ये ग्रुप वर्क दिया जाता है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप परेशान नहीं होंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। आठवां जो आज के समय का इंपॉर्टेंट है वो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण का इस शब्द से ही आपको अर्थ थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। आप एक शिक्षक होने के नाते आपकी ये भी जिम्मेदारी होगी कि अगर आपको दे दिया जाए कि आप क्लास 8 का सिलेबस डिज़ाइन करिए, करिकुलम डिज़ाइन करिए, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? पहले बच्चों के लेवल का ध्यान रखेंगे, फिर मदर टंग का ध्यान रखेंगे, फिर ऐसी चीज़ें डालेंगे जो कि उनके मेंटल लेवल पे हो, ऐसा कोई टफ चीज़ें नहीं डालेंगे। साथ ही साथ उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जो वो फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं उससे कोरिलेट करें, मतलब आप एक फाउंडेशन बनाएंगे जिससे कि आगे वो साइंस स्ट्रीम भी पढ़ सके, आर्ट्स स्ट्रीम भी पढ़ सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जब आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि पाठ्यक्रम निर्माण में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसको आप देख लीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में सभी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे सिद्धांतों के आधार पर किया जाए जो बालकों के लिए उपयोगी हो, बच्चों के लिए उपयोगी हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, और जिससे वो सरलता और सहजता से ग्रहण कर सकें। पाठ्यक्रम निर्माण में हमें ये भी ध्यान देना होता है, ये भी पढ़ना होता है कि किस तरीके से सिलेबस करिकुलम बनाया जाए कि बच्चों को वो चीज़ें जो है वो सरल सरल तरीके से, सहज तरीके से समझ में आए। एक चीज़ और आपको बता दें, आप अगर कोई और बुक पढ़ेंगे तो स्कोप की जगह यहाँ पे महत्व भी लिख सकता है, या विषय क्षेत्र लिख सकता है। विषय क्षेत्र तो हालांकि लिखा है, कंटेंट लिख सकता है, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। अभी हम आगे इसको और डिटेल में बता देंगे आप लोगों को। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्षेत्र है वो है नौवां, आप देख सकते हैं शिक्षण विधियां। हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में शिक्षण विधियां पढ़ते हैं, नाम से ही लग रहा होगा, मतलब टीचिंग के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे जिस टीचिंग में हम लोग बात कर रहे हैं, ये लेक्चर मेथड है, मतलब मैं आप बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। फिर उसमें क्वेश्चन आंसर मेथड भी होता है, क्वेश्चनायर आप कह सकते हैं, जिसमें प्रश्न पूछ के बच्चों को सिखाया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी होता है जिसमें कुछ करके दिखाया जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे चित्र बना के, उन सारी चीज़ों को। और भी ढेर सारे मेथड आते हैं जिसको हम लोग अगली क्लास में भी पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं शिक्षा की नवीन विधियों का विकास करना, उनको मान्यता प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन करता है कि उसमें कौन कौन सी विधि हैं जो उपयोगी हैं बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और ये बताता है कि शिक्षण विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बालक अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित कर सके या ज्ञान अर्जन करे। तो मतलब उनको सिखाने के लिए
वो ज़रूरी हो जाता है शिक्षण विधियों का। और शिक्षण विधियों का प्रयोग हर लेवल पे होता है। जैसे अगर आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे, मिडिल या अपर प्राइमरी कह लीजिए, हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो अलग मेथड आप रखेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तब वहाँ पे अलग मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। 10वां जो है क्षेत्र वो है विशिष्ट बालकों का, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। नाम से ही लग रहा होगा। विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है उसको पहले समझ लीजिए। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो सामान्य से अलग हों, जो आप कह सकते हैं नॉर्मल बच्चों से अलग हो। नॉर्मल बच्चों से अलग कौन हो सकते हैं? जैसे प्रतिभाशाली बालक, जो आप जीनियस कह लीजिए, मंदबुद्धि बालक, जो कह लीजिए थोड़ा सा आप स्लो लर्नर कह लीजिए, विकलांग, दिव्यांग बालक, अपराधी बालक आदि जो बालक हैं इन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है, क्योंकि ये जो सामान्य बालक हैं उनसे अलग हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये भी पढ़ा जाता है, उन बालकों के विषय में पढ़ा जाता है कि अगर आपको एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाना होगा एक सिचुएशन में, तो आप उनके साथ मतलब उनको कैसे पढ़ाएंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसलिए ज़रूरी होता है। इन विशिष्ट बालकों के कारण, लक्षण तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के लिए बहुत महत्व रखता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पूरे 2 साल के सिलेबस में एक पेपर जरूर होगा, चाहे वो समावेशी शिक्षा के नाम से हो, जिसमें आपको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में पढ़ना होगा। लास्ट जो है वो है निर्देशन एवं परामर्श। एक शिक्षक होने के नाते भविष्य में जो आप भावी शिक्षक बनेंगे या भावी शिक्षक हैं आप अभी से, अगर आप जो लोग बीएड कर रहे हैं वो भावी शिक्षक ही हैं, आपको इन 2 टर्म्स पे ध्यान रखना होगा, निर्देशन और परामर्श। ये दोनों की ज़रूरत होगी। हम पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों को या जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको बताएंगे कि आप ये चूज़ करेंगे, ये सब्जेक्ट लेंगे तो ये फ़ायदा है, फ्यूचर में इस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो ये फ़ायदा है। यही चीज़ें निर्देशन और काउंसलिंग कहलाती है। इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। निर्देशन और परामर्श विद्यार्थियों के जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, उसके जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में और उसकी समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षक होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य होता है कि बच्चों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं और वो समस्या अगर हमारे तक आ रही है तो हम उसको सॉल्व करें और उसको सॉल्व कर सकें। खुद को भी एक टीचर को अपने को इतना कैपेबल बनाना होता है। व्यक्तिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के निर्देशन और परामर्श की अति आवश्यकता होती है। जैसे किसी को वोकेशनल कोर्स करना है तो उसको हमें बताना होगा कि आप ये वोकेशनल कोर्स करोगे, व्यावसायिक कोर्स करोगे तो जॉब जल्दी लगेगी। जैसे ढेर सारे होटल मैनेजमेंट है, पॉलिटेक्निक है, तो ये आपको बताना होगा कि टेक्निकल में जाना है कि नॉन टेक्निकल में जाना है। फिर उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को बताया जाता है। निर्देशन और परामर्श का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक कार्यक्रमों तथा व्यवसाय को चुनने और उनमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करता है। अब एक शिक्षक का ये भी कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को बताए, उनकी काउंसलिंग लेने का मतलब जान सके कि उनके बच्चे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों की जांच परख इसके अंतर्गत हमें जानना होगा। उसके बाद एक और टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता से, नीड या रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की आखिरकार जरूरत क्यों है, ये हमें इसमें जानना होगा। कहीं कहीं पे लिखा होगा सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, तो वो भी यही है, बस नाम में अंतर है, उसको भी हम लोग इसी में समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए महत्व की अगर बात की जाए, जैसा कि अभी हम लोगों ने जितने 11 पॉइंट्स देखे हैं, इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है और क्यों सारे लोगों के सिलेबस में रखा गया है। सभी चाहे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी बीएड करेंगे आपको ये पेपर मिलेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट है जो है, बालक के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने हेतु, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बच्चे का ज्ञान प्राप्त हो, आपके स्टूडेंट का ज्ञान प्राप्त हो, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़े रहेंगे तब आप अच्छे तौर पे जान पाएंगे कि वो डिस्टर्ब होंगे तो कैसा व्यवहार करेंगे, और अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनका व्यवहार में कैसे परिवर्तन होगा। अगर उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप उनके फेस एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता कर पाएंगे, तो उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। बालक के वृद्धि और विकास हेतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 3 स्टेजेस मैंने आपको स्टार्टिंग बताए, जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उन सभी के अलग अलग
उसमें अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग गुण आते हैं और उन गुणों के आधार पर ही हम चीज़ों को पढ़ाते हैं और उसी हिसाब से उनके कोर्स में सिलेबस बनाया गया रहता है। ये तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि आप बच्चों को उनके वातावरण से जो एडजस्टमेंट है वो करा पाएं। तो ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के ही बदौलत ये जान सकते हैं हम बेहतर ढंग से। शिक्षा का स्वरूप क्या, उद्देश्य क्या है और उसके प्रयोजनों प्रयोजनों का मतलब उसके उपयोगों को परिचित कराना, कि आप बच्चों को ये भी बताएंगे कि इसका यूज क्या है। जैसे आज मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये बताऊं कि इसका यूज ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेमेस्टर और ईयरली एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। साथ ही साथ अगर आप कहीं प्राइवेट में भी फ्यूचर में पढ़ाएंगे, आप अगर इन चीज़ों को जाने रहेंगे तभी आप परफेक्ट टीचर कहलाएंगे। इसीलिए बीएड किए हुए लोगों की डिमांड होती है और जो नहीं किए होते हैं वो लोग ये चीज़ें नहीं जान पाते हैं कभी भी। देखिए नेक्स्ट जो है, सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना। जब आप इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे, जैसा हमने देखा शिक्षण विधियाँ, तभी आप उन विधियों को वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे कि अगर इस सिचुएशन में बच्चों को पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो आप उनको प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रयोग कराएंगे और उनको दिखा के पढ़ाएंगे। कोई चीज़ ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट होंगे उस अकॉर्डिंग से आपको ऐसे टीचिंग मेथड अप्लाई करने होंगे, यूज करने होंगे। संवेगों के नियंत्रण को समझेंगे कि बच्चों के जो इमोशनल है उसको कैसे नियंत्रण रखा जाए। अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जिससे कि फ्यूचर में वो गलत राह पे जा रहा है, तब आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें। चरित्र निर्माण की विधियां और सिद्धांतों से अवगत कराना। आपका ये भी उद्देश्य होता है एक शिक्षक का कि वो अपने बच्चों को एक नागरिक, जो देश के नागरिक के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाए या उनको वो मूल्य, वो चीज़ें सिखाए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यता का माप करने की विधियों का परीक्षण देना। आप जब जब इन सारी चीज़ों को पढ़े रहेंगे कि कैसे इनका, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन पढ़े रहेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जब हम अगर इस चीज़ को जानते रहेंगे, तब फ्यूचर में आपको अगर कोई रेटिंग देनी होगी, जैसे रेटिंग है, जैसे आप 5 स्टार की रेटिंग होती है, तो उसमें अगर मान लीजिए आप बच्चों को कोई वर्क दे रहे हैं, आप बोलेंगे 3 स्टार, तो बच्चों को लगेगा ये भी एक मापन का तरीका है और ये नया तरीका है, इजाद किया गया है। हो सकता है फ्यूचर में जैसे ग्रेडिंग है, तो ग्रेडिंग भी एक तरीका है। तो इसका प्रयोग जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के बाद ही किया जा सकता है सही ढंग से। शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्राप्त करना भी इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब महत्व की बात करेंगे तो महत्व की बात में यही आएगा कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है बच्चों के विकास को अच्छे ढंग से समझने में, उनकी वृद्धि को समझने में, उनके अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को समझने में और उनके मानसिक स्वास्थ्य को, मनोशारीरिक तत्व को, व्यक्तिक भिन्नता को, ये जो भी हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए आप देख सकते हैं, ये 11 पॉइंट्स हैं, ये सभी महत्व हैं और इसीलिए इन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, स्कोप के अंतर्गत रखा गया है। तो ये थी आज की क्लास में, ये डिटेल में जो हम लोगों को समझना था। ये अब इससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों को ये साइकोलॉजी का पेपर क्यों पढ़ना है और क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी एक एक क्वेश्चन जो बार बार आप लोगों का कमेंट में भी आ रहा है कि सर पीडीएफ कब मिलेगी, तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग इस पीडीएफ पे वर्क कर रहे हैं, ढेर सारे करेक्शन भी करने हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज आप इसको नोट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आई होप आज की क्लास ये समझ में आई होगी। आगे की क्लास में हम लोग शिक्षण विधियाँ और उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर आपको जल्द ही टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि कब से कब आपकी क्लासेस आएंगी और रेगुलर आप क्लासेस, जिससे कि आप रेगुलर उसको अटेंड कर पाएँ। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।